देखिए इस वीडियो में भी आपको जो मैं कंपनी से संबंधित लेखे जो होते हैं और कंपनी से संबंधित जो आपके अंशों के निर्गमन और ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन आया है कि शेयर वारंट धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो शेयर वारंट धारक को जो सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में ही शेयर वारंट धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह जाता है। ठीक है, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उनका लाभांश जो बकाया रह जाता है, क्योंकि संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं कि यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, और वह लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है, और अगले वर्ष यदि कंपनी को लाभ प्राप्त होता है और वह लाभांश का भुगतान करती है, तो संचयी पूर्वाधिकार जो गत वर्ष के इनके लाभांश रह जाते हैं उन्हें भी पाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, संचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो बकाया लाभांश जो रह जाता है वो संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों का रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत है। ठीक है, तो कंपनी के कोष का स्रोत कौन सा हो सकता है। एक नए अंशों का निर्गमन करती है, यानी कि जब कंपनी अपने नए अंशों का निर्गमन करती है तभी उसे कोषों की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका नए कोषों का निर्गमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये अनुदारवादी प्रथा क्या होती है, रूढ़िवादी प्रथा ही होती है। ठीक है, तो रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार क्या होता है कि उसमें लाभों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु भविष्य में होने वाली हानियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, संपत्तियों का न्यू मूल्यांकन जो होता है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपत्तियों का न्यू मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों को प्राप्य पर निर्गमन करने पर प्राप्य की राशि को उपयोग किया जा सकता है। प्राप्य यानी कि प्रीमियम को। ठीक है, तो प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रीमियम की राशि का प्रयोग जो किया जाता है केवल बोनस अंशों के निर्गमन पर ही किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा कि और हम किस प्रकार से इसका प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। बोनस अंशों के निर्गमन पर प्रयोग कर सकते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और प्रारंभिक व्यय को अभिलिखित करने के लिए भी हम प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध होता है। ठीक है, तो एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध होता है कि कंपनी अपने सभी प्रकार के अंशों को वापस खरीद सकती है। तो किसे खरीद सकती है, अंशों को खरीद सकती है। तो इसका आंसर आपका अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, तो बोनस अंश निर्गमित किया जा सकते हैं लाभ हानि खाते के शेष से बोनस अंश निर्गमित किया जा सकते हैं, अंश प्रीमियम खाते से ही बोनस अंश निर्गमित किया जा सकते हैं, और पूंजी संचय से भी बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी के हस्तांतरित से हो जाता है या हो सकता है। ठीक है, तो एक अंश वारंट का, ठीक है, या एक अंश अधिपत्र का जो मात्र सुपुर्दगी से ही हस्तांतरित आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एक अंश वारंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी के स्वामित्व में कमी होती है। ठीक है, तो स्वामी के स्वामित्व में कमी कब होती है, कि जब आप बोनस अंशों का निर्गमन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा कि स्वामी के स्वामित्व में कमी उस समय आती है जब अंशों की समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि के कारण विद्वान स्वामियों का स्वामित्व में कमी आती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वामियों के स्वामित्व में कमी होती है बोनस अंशों के निर्गमन से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें देखिए कथन दिए गए। कथन ए, अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 1978 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कथन सही है आपका। और आर में कहा गया है कि अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आपका कि ए और आर दोनों जो कथन आपके सत्य हैं, पर जो आर कथन जो है वो आपकी ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अग्रिम याचना यानी कॉल इन एडवांस को जो है आप आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है, देखिएगा कि जब अंशधारी द्वारा अपने अंशों के आवंटन या याचना पर देय राशि का समय से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है तो इसके लिए अग्रिम याचना खाता
यानी कॉल इन एडवांस खाता खोला जाता है। और अग्रिम याचना की राशि कंपनी के लिए दायित्व होती है और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर अलग से दिखाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंशों के प्रकार होते हैं। अंश आपके दो प्रकार के होते हैं, समतांश यानी कि इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार यानी कि प्रेफरेंस शेयर, यानी कि अंश दो प्रकार के होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग जो आप ख्याति के अभिलेखन में भी कर सकते हैं आप, और पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए और डी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। तो बोनस अंश जो है आपका लाभांश खाते से भी निर्गमित किया जा सकते हैं, पूंजी शोधन संचय से भी निर्गमित किए जा सकते हैं, सामान्य संचय से भी निर्गमित किए जा सकते हैं, परंतु लाभांश सामान्यकरण संचय से नहीं किए जा सकते। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका कोई सी भी अधिनियम नहीं दिया गया, यानी कंपनी अधिनियम, अगर यदि कंपनी अधिनियम 1956 है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो आप 72 में अंश प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, और जो आपका वर्तमान में 2013 अधिनियम है, ठीक है, उसमें आप 52 के अंतर्गत जो अंश प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका, इसमें कोई अधिनियम नहीं देगा, तो इसका फिलहाल आंसर जो हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, यानी कि अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंधी प्रावधान है वो 72 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवयस्क है। ठीक है, तो एक अवयस्क जो केवल लाभों के विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है। ठीक है, केवल लाभों में हिस्सा पाने के लिए साझेदार हो सकता है एक अवयस्क, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र जो निर्गमित किए जा सकते हैं वो अंश के पूर्ण प्रदत्त होने पर ही किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी यानी कि सदस्य नहीं होते हैं। देखिएगा कि अंश अधिपत्र का निर्गमन केवल पूर्णदत्त अंशों के लिए ही किया जाता है, इसे निजी कंपनियां निर्गमित नहीं कर सकती हैं, और इसके धारक कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, और इसका हस्तांतरण सपुर्दगी माह से हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंश पूर्ण प्रदत्त हों तभी अंश अधिपत्र को निर्गमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्मित करने पर डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आकर ख्याति खाते को आप डेबिट किया जाएगा। ठीक है, कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्मित करने पर आप जो ख्याति खाते को डेबिट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों को बट्टे पर निर्मित करने की दशा में बट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बट्टे की दर आपकी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा कि अंशों को बट्टे पर निर्मित करने की दशा में बट्टे की दर 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कंपनी के समापन से 1 वर्ष पूर्व अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन और दिया गया है कि धारा 205(a) के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचय में हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है। ठीक है, तो अगर आपकी लाभांश की दर 20% से अधिक है तो आप 10% जो लाभांश जो आप संचय में हस्तांतरित करोगे। ठीक है, देखिएगा कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205(a) के अनुसार यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी का 20% से अधिक है तो एक कंपनी को कम से कम 10% राशि संचयों में हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। देखिए इसमें दर दी गई है कि यदि प्रस्तावित लाभांश 10 से 12.5% है तो आप 2.5% संचयों का हस्तांतरण करोगे। ठीक है, और यदि प्रस्तावित लाभांश आपके 12.5% से 15% है तो आप 5% संचयों में हस्तांतरण करोगे, और यदि प्रस्तावित लाभांश 15 से 20% के बीच में है तो आपका 7.5% संचय में हस्तांतरण करेंगे, और यदि प्रस्तावित लाभांश 20% से अधिक है तो आप 10% संचयों में हस्तांतरण करोगे। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही 20% से अधिक हो रही है, तो इसके लिए इसका आंसर आप जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 10% आप संचयों में हस्तांतरण करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जाते हैं। तो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों को आप समतांश में ही परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोक सीमित कंपनी निर्मित कर सकती है। तो एक लोक सीमित कंपनी केवल शोधनीय ऋण पत्रों को ही निर्मित कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक कि स्पष्ट न लिखा हो, एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है। ठीक है। तो एक जो पूर्वाधिकार अंशों को अगर स्पष्ट न लिखा हो तो पूर्वाधिकार अंशों को संचयी पूर्वाधिकार अंश, अप्रतिभागी पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत अंश निर्मित किए जा सकते हैं। तो श्वेत अंश जो निर्मित किए जाते हैं वो विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और श्वेत अंश जो निर्मित किए जाते हैं वो कंपनियों के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत अंश निर्मित किए जाते हैं वो विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मित अंशों पर कटौती खाता जब तक अभिलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे खातों को कहाँ दिखाते हैं? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के अंतर्गत दिखाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है। ठीक है। तो अंशों के निर्गमन प्राप्त प्रीमियम जो होता है वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है। जबकि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी के स्टॉक के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो स्टॉक, तो इसमें आपका कथन सही नहीं होगा कि एक कंपनी जो सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्मित नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टॉक जो है सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्मित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी निम्नलिखित प्रतिभूति में से कौन सा निर्गमन कर सकती है। ठीक है। तो वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी समतांशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है। विमोचनीय ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है और विमोचनीय अधिमान अंशों का ऋण पत्र का निर्गमन कर सकती है। ठीक है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा, यानी कि आंसर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा निम्नलिखित धाराओं में से किसके अंतर्गत कंपनी शेयर प्रीमियम को कुछ खास उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकती है। ठीक है। तो बात हो रही है कंपनी अधिनियम 1956 की। तो कंपनी अधिनियम 1956 धारा जो होती है 78 के अनुसार जो कंपनी शेयर प्रीमियम को कुछ खास उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकती है। और अगर यदि कंपनी अधिनियम 2013 पूछा जाता तो धारा आपकी 52 हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंशों के अभिगोपन से, तो अंशों के अभिगोपन से कंपनी के लिए पूंजी एकत्रित करना अधिक सरल हो जाता है। ठीक है। तो कंपनी जो अपने अंशों के जो अभिगोपन होते हैं उन पर कमीशन देती है। तो अंशों पर जो अभिगोपन को कमीशन देती है 5% देती है, और ऋण पत्रों पर जो कमीशन देती है वो आपकी 2.5% कमीशन देती है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग सदस्यों को बोनस अंशों को देने के लिए किया जा सकता है, सही है। कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। ऋण पत्रों के निर्गमन दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है। परंतु प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग जो सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्वान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो इसे क्या कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपके अधिकार अंश होते हैं, यानी कि अधिकार निर्गमन यानी राइट इशू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोखिम पूंजी का अर्थ होता है, जोखिम पूंजी का अर्थ होता है समता अंश पूंजी होता है, क्योंकि समता अंशधारी जो हो सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, क्योंकि समता अंशधारी का जो भुगतान किया जाता है वो सबसे ऋण पत्रधारी हो और आपके जो होते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी को भुगतान करने के पश्चात जब पूंजी बढ़ती है तभी समता अंशधारी का भुगतान किया जाता है। तो सबसे अधिक जोखिम जो उठाते हैं वो समतांश पूंजी उठाते हैं, तो आपका आंसर समतांश पूंजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंश के अंकित मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखिएगा अंशों के आवेदन पर देय राशि अंशों के अंकित मूल्य से 5% कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो आंसर आपका ए हो जाएगा।